साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है अक्टूबर में, उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और हम लोग इसके तहत यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो 15 सेट की प्रैक्टिस सेट प्रकाशित की गई, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 2 सूचियाँ दी हैं, इसमें अकबर के घटनाक्रमों को, जो उसके काल में जो विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनके बारे में यहाँ पर हमें सुमेलित करना। देखिए 1564 में क्या होता है, 1564 में जजिया का उन्मूलन होता है। जजिया का उन्मूलन होता है, तो पहले वाले से सी को मिला दीजिए। 1575 में क्या होता है, इबादत खाने की स्थापना होती है, तो दूसरे से डी को मिला दीजिए। और तीसरा है 1579, 1579, इस समय क्या होता है, मजहर की घोषणा होती है, तो इसको सी से मिला, इसको बी से मिलाइए। और चौथा 1582, इस समय क्या होता है, दहशाला सिस्टम, तो आप ए से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सी डी बी ए, सी डी बी ए, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? किसने किए थे? तो महमूद गजनवी ने किए थे। महमूद गजनवी ने किए थे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो यह तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य जो है, यह युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में पूरी तरह पराजित किया था। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमगधी भाषा में, किसमें? अर्धमगधी भाषा में। मानव सभाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो ये कहां पर अवशेष मिले हैं? बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? इसकी स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह है आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो इसको जो रद्द किया गया था, ये 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, दिसंबर 1911 में। आगे चलते हैं। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से इसका बंदोबस्त होता था। मतलब महालवाड़ी का मतलब होता है, महाल मतलब ग्राम समुदाय। आगे चलते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, लंबाई में नहीं, यदि लंबाई में देखेंगे तो नील होगा, परंतु अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, और नील नदी अफ्रीका में। प्रधान या में उत्तर ध्रुव, वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? तो ये अंध महासागर में, अंध महासागर में, अर्थात प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटती हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, शीत ऋतु में भी आपके मानसून वर्षा होती है, तो यहाँ पर नवंबर दिसंबर में, शीत ऋतु में। निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? कौन से सीमावर्ती हैं? तो देखिए, पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की सीमा लगती, तो 2, 3, 4। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो यह 20.09%, 20.09% रही है, जबकि देश की 10 की वृद्धि दर जो रही है वो 17.07% रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति कब घोषित की गई थी? तो सेज नीति जो है वो अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। अगला है अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, इसका सेवाओं का निर्यात, जो सेवाओं का निर्यात होता है वो अदृश्य निर्यात के तहत होता है। ठीक है। दृश्य जो विजिबल अकाउंट्स होते हैं उसमें आपके व्यापार खाता होता है या वस्तुओं को जो निर्यात होता है वो आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। संसद के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, दिल्ली में नहीं, मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। भारत सरकार के नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, में नीति का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसकी स्थापना योजना आयोग को समाप्त करके जनवरी 2015 में की गई थी। सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें देखिए सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। सभी सदस्य जो हैं नहीं, गलत है। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है, ये भी गलत है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्थ है, गलत है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं या योग्य हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है बिना अनुमति। देखिए आपका धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में प्रावधान किया गया है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। 60 दिन, कितने दिन? 60 दिन। अगला है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो यहाँ पे कितने लक्षण दिए गए हैं? 3 लक्षण, ठीक है। नहीं 3 नहीं है, 4 लक्षण है। एक चौथा वाला जो है वो गायब है, चौथा जो है यहाँ पर वो गायब है। देखिए शक्तियों का परिसीमन सही है, विधि के समझ क्षमता सही है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो यहाँ पर चौथा तो दिया ही नहीं गया, तो पहला दूसरा यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? सर्वाधिक ऋणी किसका है इसमें? देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि अधिकांश प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? एक संयोजी, तरल संयोजी उत्तक होता है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो ये आपका मेढक में होता है। मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। इनमें सभी प्राणी उभयचर होते हैं। एम्फीबिया में ये असमतापी होते हैं। ये श्वसन क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा करते हैं। इनके हृदय 3 वेशमी होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। भारी जल एक क्या है? भारी जल एक आपका मंदक का कार्य करता है। क्या है? परमाणु रिएक्टरों में मंदक का कार्य करता है। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? घरेलू बिजली के तार जो हैं वो आधार रूप में समानांतर संयोजन में होते हैं। किस में होते हैं? समानांतर संयोजन में होते हैं। इससे प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है तथा साथ में समानांतर क्रम संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है वो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो मैथ के प्रश्न इनको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? तो देखिए इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जबकि सुमित्रानंद पंत की रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण इत्यादि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास आदि। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, यामा, सप्तपर्णा इत्यादि। जबकि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कामायनी है, प्रेम राज्य है, झरना है, आंसू है, लहर है, कानन कुसुम है इत्यादि हैं। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना। दूध का धुला होना निर्दोष होना होता है। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। इसमें कौन सा सही है? तुम इसके दाम देते जाओ, नहीं गलत। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, ये सही है, ठीक है। तुम इसके दाम देते जाओ, ये भी गलत है। तुम इसका दाम देते जाओ, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक है। देखिए इसमें अवधि और अवधि। अवधि का अर्थ होता है, जो पहला अवधि है इसका अर्थ होता है काल या समय, जबकि अवधि जो है ये भाषा है। अनुचर का मतलब नौकर होता है, आदि का आदि, अंत। अभिनय मतलब नाटक होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें आपका विदु, शशि, चांद ये चंद्रमा का पर्यायवाची, जबकि सूत जो है, सूत का अर्थ होता है सारथी। सूत का अर्थ होता है सारथी। आगे चलते हैं। यहाँ इंग्लिश वाले पैराग्राफ को हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें। पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग ए मिस्टेक। इन चार में ए बी सी डी में कौन सा पोर्शन गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर तो पहला 42 का जो ए है, द पुअर्स जो है ये सही नहीं है, क्योंकि द पुअर मीन्स मतलब पुअर पीपुल होता है। द पुअर मतलब यहाँ पुअर्स नहीं होगा। ठीक है, पुअर्स नहीं लिखा जाएगा, केवल द पुअर होगा, एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पहला वाला ए विकल्प सही हो गया। आई अगला है, इसमें क्या भरा जाएगा 43 में? आई गेव हिम अ पंच ऑन। ऑन नॉइस के पहले क्या आएगा? ऑन द, सॉरी नॉइस नोज। आई गेव हिम अ पंच ऑन द नोज, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नोज पे, नाक पे मार रहे हैं ना, तो द नोज हो जाएगा। अगला है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। आई आस्क्ड व्हाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल। तो इसका हमें दिया गया वाक्य जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसे हमें डायरेक्ट स्पीच में बताना है। तो देखिए इसका डायरेक्ट जो हो जाएगा वो है, आप सी वाला पढ़िए, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड। अगला है क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं। क्या डायरेक्शन बताया गया? आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इसमें कौन सा सही है? सी टुक द डॉग, सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसका हमें पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाई हर। द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाई हर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस बाई ऑब्जेक्ट। अगला है, यहां पे इन प्रश्नों को छोड़ते हैं। देखिए 49 पे आते हैं। 49 को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंधित। जैसे त्वचा का संबंध बाल से है, उसी प्रकार से भूमि का संबंध किससे है? उसी प्रकार भूमि का संबंध जो है घास से है। बाल त्वचा पे होते हैं, भूमि पर क्या होते हैं? घासें होती हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। वक्तव्य क्या दिया गया है? दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। तो इस पर क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए, सही है। सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला वाला ही अनुसरण करता है। ठीक है, इस वक्तव्य के अनुसार केवल पहला वाला ही अनुसरण करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई नहीं है? तो देखिए, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सभी के सभी सरोजिनी नायडू ने लिखी है। जबकि द गोल्डन बर्ड जो है, इसको किसने लिखा है? ग्रीम ब्रदर्स ने। मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध जो है वो केरल से, उड़ीसी का उड़ीसा से, यक्षगान का कर्नाटक से, भरतनाट्यम का तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है, परंतु नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। परितंत्र के 2 मूल घटक कौन से होते हैं? जीवीय और अजीवीय। या जैविक या अजैविक। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो देखिए, वनुआतु, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह, ये है किसी न किसी देश के अंतर्गत, तो अंटार्कटिका पे किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल 12 सदस्यों को। कितने? 12 को, जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। कौन सा मंदिर? मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो कैलाश मंदिर जो है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? अजीत डोभाल ने। किसने? अजीत डोभाल ने। आगे चलते हैं, अगला है, हाल ही में संपन्न हुए
संघीय सहयोग संगठन के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो करंट है ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि अभी हाल ही में जो संघीय सहयोग संगठन हुआ है उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका उज्बेकिस्तान में हुआ था, तो ये काफ़ी पुराना है, तो इस क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिए आप। करंट इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा, तो ये 2020 का ये भी करंट छोड़िए। सीमा सुरक्षा बल, ये करंट का क्वेश्चन 56वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, सीमा सुरक्षा बल के बारे में जो 3 कथन दिए गए, इसमें बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखिए, सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और चीन के साथ लगती चीन के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। नहीं, यह बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती भारतीय सीमा का, चीन के साथ नहीं है, ठीक है, पहला गलत हो गया। या केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? नहीं, गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आते हैं ये सब। इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है, ये सही है, तो यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में एम आर शैम का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ये करंट भी पुराना है, परंतु हमें एम आर शैम के बारे में, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में जानना चाहिए। तो इसके बारे में पहला कथन, यह मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। नहीं, ये सरफेस टू एयर है, सतह से हवा में मार करने वाली, इसका पूरा नाम ही सरफेस टू एयर है, तो गलत हो गया दूसरा। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया, सही है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर, ये भी सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, यह भी काफ़ी पुराना करंट है, इस करंट को भी आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, इतने पुराने करंट कभी नहीं पूछे जाएंगे। अमेरिका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, ये कथन आपका सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, ये भी सही है। तीसरा, वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी सही है, बराक ओबामा के समय में। तो यहाँ पे 3 के तीनों कथन सत्य हैं। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का भी जीता है। देखिए, ये भी करंट बहुत पुराना 2021 का अभी इसमें दिया गया है। तो 2021 का जो है निखिल श्रीवास्तव ने जीता था, आप लेटेस्ट वाला जो है उसको देख लीजिएगा। ये भी 2021 का करंट अफेयर है, छोड़िए इसको। संसद ने हाल ही में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहला है प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना, ये कथन आपका सही है। बंदरगाहों का निजीकरण करना, नहीं, ये गलत है। बंदरगाहों में विदेशी हिस्सेदारी एफडीआई को बढ़ाना, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें केवल पहला ही सही है, इसलिए ए ऑप्शन। अमेरिकी प्रशासन ने निम्न से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह अभी 2021 का करंट अफेयर है, 2021 का 2023 चल रहा है, काफ़ी पुराने करंट अफेयर इसमें रखे गए हैं। तो ये 2021 में दिया गया था अंजलि भारद्वाज को। आगे हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं, हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ गद्यांश है, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हमें देखना है। देखिए, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि या डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात होता है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक रहा है, सदैव पथ प्रदर्शक रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 1861 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में मृत्यु होती है। तो यहाँ पर प्रश्न इस पे आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है आपका 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, तो ये ब्रह्म समाज के नेता थे। कौन से? ब्रह्म समाज के। जनगण मन रचना का राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गीतांजलि को। अगला गद्यांश पढ़ते हैं। मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहाँ यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे ही आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन का व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वहीं यहाँ परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग से में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। तो 76 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। क्या है? कहीं भी रहकर कार्य को पूर्ण कर सकना। मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं क्या है? दुखद भी है, तो सी हो जाएगा। अगला है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? व्यवधान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चौथा वाला नहीं लिखा, यहाँ पे व्यवधान होना चाहिए, डी। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का उचित शीर्षक जो क्या होगा? तो इसका उचित शीर्षक जो है मोबाइल फ़ोन। क्या होना चाहिए? मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, यहाँ पे डी। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इन प्रश्नों को देखा। तो अब मैथ के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।